लेक्चर 7। अब तक हमने देखा कि अनाया अरहान को घर ले जाने के लिए उसे भड़काने की कोशिश करती है, पर उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। इस बात पर उसका मुंह बन जाता है। अरहान अनाया को वापस ले जाने की बात कहता है, पर रायजादा परिवार इसके लिए सहमत नहीं होता। वही अनाया के दोस्त भी अब यही मुंबई में रहने वाले थे, इसलिए अनाया खुश होकर अरहान को यहाँ रुकने को कहती है, पर अरहान उसकी बात ना सुनकर जाने को होता है। तभी आर्यन उसे रोकते हुए कहता है कि घर से उसके सारे रिश्ते खत्म करके जाए। उसकी बात सुन अरहान की आंखें नम हो जाती है। वही अनाया भी यही कहती है कि अगर वो अब नहीं वापस आने वाले तो वो सबकी उम्मीदें जो उनसे लगी है वो खत्म करके जाए। ये सुन अरहान घर जाने को मान जाता है। रायजादा परिवार भी घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अनाया के दोस्त रुकने वाले हैं, तो उनका यहाँ रुके रहने का कोई मतलब नहीं था और अनाया को शाम को डिस्चार्ज मिलना था, इसलिए सब घर चले जाते हैं। अब उसका एक दोस्त उसे कल के बारे में पूछता है, तो अनाया उन्हें कहती है कि वो सच में सब कुछ भूल चुकी है। ये सुन सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अनाया अरहान की डांट से बचने के लिए नाटक कर रही है। पहले अनाया के दोस्तों के नाम बता देती हूँ मैं। उसके दोस्तों में 2-3 लड़के और 2 लड़कियां, इस तरह कुल मिलाकर 6 दोस्तों का ग्रुप है। ये लोग ये सब स्कूल में मिले थे। अब उनके दोस्त के पेरेंट्स वही दिल्ली में रहते थे, पर धीरे धीरे वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। वो लोग चाहते तब कि बच्चे उनके साथ चले, पर उन लोगों ने अनाया के साथ रुकने का सोचा। इसी बीच उनकी मुलाकात अरहान, मिहिर और माहिरा से हुए और अपने मोम डेट से कहकर वो लोग अरहान के घर शिफ्ट हो गए। अरहान के रहने से अब उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें दिल्ली में रहने की परमिशन दे दी। उनके ग्रुप में अनाया, सिया, आरुषि, अनय, मयंक, ऋषित है। अब आगे इधर अरहान, मिहिर और माहिरा रायजादा मेंशन के बाहर पहुंच गए थे। बाकी सब भी उनके साथ थे। आर्यन तो अरहान को नजरदाज करके अंदर की ओर जाने लगाता है। बाकी सब भी अंदर की ओर जाने लगते हैं, पर अरहान अभी भी वही खड़ा था। उसे अपनों का सामना करने डर लग रहा था। तभी मिहिर ने उसे अपने साथ खींच लिया और अंदर जाने लगा। अरहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ये सब आर्यन ने भी पीछे मुड़कर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो बिना भाव के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर एक पूरा परिवार बैठा था। अरहान, मिहिर और माहिरा की आंखें उन लोगों को देख नम हो जाती है। यह उनका परिवार जिनसे सालों से दूर थे। अरहान की नजरें अपनी मां पर बनी हुई थी, अपनी उनकी नजर उन तीनों पर नहीं गई थी। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, अरे आ गए बेटा, कैसी है अनाया अब? उनकी बात पर आर्यन बोला, वो ठीक है माँ। उसकी माँ बोली, चलो अच्छा है, वो बच्ची ठीक है। आर्यन ने सिर हमकर हाँ में सिर हिलाया। तभी उसकी माँ ने उसका चेहरा देख बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? ये बोलते बोलते उनकी नजर पीछे खड़े अरहान की ओर गई, जो नम आंखों से उन्हें ही देख रहा था। बाकी परिवार वालों ने भी उन्हें देख लिया था। मिहिर और माहिरा की माँ यानी आर्यन की चाची जल्दी से उन दोनों को गले लगा कर रोने लगती है। वही अरहान अपनी मां की ओर धीरे कदमों के साथ बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। उसका गला भर आया था। उसके मुंह से जैसे तैसे एक ही शब्द निकला, माँ। अरहान के मुंह से माँ सुन उसकी मम्मा तो फफाक कर रोने लगी। अरहान उन्हें रोते देखकर जल्दी से आगे बढ़ उन्हें गले लगा लेता है। उसकी माँ उसके गले लग और ज्यादा रोने लगी। अरहान खुद भी रो पड़ा, उसे सुकून मिल रहा था। इतने साल बाद अपनी माँ के गले लगे दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब एक के लिए बाय। बैंगनी दिल। हाय, मुझे पता है आप लोग इस स्टोरी का वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, मैंने इसे लिखना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और इसके अलावा मेरी दूसरी कहानियां भी आ रही है। पहली तो 16 पार्ट्स हो गए हैं। 1 तुम मेरे हो, अयान और आरोही की कहानी, जहां आरोही मशहूर सिंगर और अयान आरोही के पापा की कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर आरोही अयान से प्यार करने लगती है। अयान को ये बात पता थी, पर वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहता है। क्या वो आरोही का प्यार एक्सेप्ट करेगा? टू बी कंटिन्यू। चैट। एक लड़की रिया चौहान। वैसे तो कहने के लिए इस दुनिया में उसका पूरा परिवार है, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, पर उसके सारे रिश्ते मतलब के सगे जब उसके पास पैसों की जरूरत होती तब आते। उसके मोम डेड के गुजर जाने के बाद रिया ने इस दुनिया से एक बात सीखी, यहाँ अपने कहने के लिए सिर्फ पैसा है, बाकी कोई नहीं। पैसा फेंको, लाखों लोग आपके साथ होंगे। रिया को बचपन से ही ये कहकर बड़ा किया गया था कि पैसा ही सब कुछ है और बड़े होकर उसे पैसे कमाने हैं, पैसा ही सब कुछ है। रिया भी इस चीज को सच मान बैठी और बड़े होकर पैसे कमाने की होड़ में इतनी आगे बढ़ गई कि प्यार जैसी चीज इस दुनिया में होती है ये भी उसे नहीं पता था। वो आने काम में इतनी डूबी रही कि वो अपनों से इतनी दूर हो गई कि अब उसके अपने भी पैसों के लिए उसके पास आते हैं। आज उसके पास दुनिया की सारी कीमती चीज है, बस नहीं है तो सुकून। आज उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे पहुंचने वाले हाथ नहीं थे। वो मन में बोली, सब झूठ बोलते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है,
पैसों से सुकून नहीं मिलता और मुझे सुकून चाहिए। मोम, आप सुन रही है, मुझे सुकून चाहिए प्लीज भगवान, मुझे भी परिवार दो, कुछ लोग दो जो मुझे हमेशा प्यार करे, पैसों के लिए मेरे पास ना आए। वो आज का किस्सा याद करने लगी जब उसकी सगी छोटी बहन को उसी के बॉयफ्रेंड के साथ सगाई होते हुए देखा। उसे बहुत हर्ट हुआ, पर शायद कहीं ना कहीं उसी की गलती थी ये सब, जो उसने पैसे कमाने में वो इतनी अंधी हो गई कि अपनों धोखा भी समझ नहीं आया। अब बदला ले भी तो किससे ले, वो बस अब इन सब से दूर जाना चाहती थी, अकेली रहना चाहती थी। उसका परिवार, पैसे और दुनिया सब में से भरोसा उठ चुका था। तभी उसकी नज़र पास में रखी नॉवेल पर गई जिसका नाम था नंदिता द विलनेस। जब उसने ये कहानी पढ़ी तब उसे लगा था कि नंदिता ही बुरी है, पर आज उसे पता चल रहा है नंदिता बुरी नहीं है, वो तो बस थोड़ा सा प्यार पाने की लालच में वो सब कर बैठी जो उसे नहीं करना चाहिए था। नंदिता देवराज की ये कहानी, जो अपनी कहानी की भी विलन बन बैठी, वो देवराज परिवार की नाजायश बेटी थी। उसकी मां के मरने से पहले तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा परिवार है, पर इस बात का कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ सब उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो उस औरत की बेटी थी जिसकी वजह से सालों पहले उनका घर बिखरते हुए बचा था। सबको यही लगता था। नंदिता जब देवराज परिवार में आई तो उसे घर का सदस्य नहीं माना गया। उसके पापा ने तो उसे देखने भर से मना कर दिया, पर आखिर वो थी तो देवराज परिवार का खून, इसलिए और मिस्टर देवराज ने उसे इस घर में रहने की परमिशन दे दी। उसकी सौतेली माँ ने आज तक इसे कुछ नहीं कहा, वो शांत थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। नंदिता भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ ने कहा था कि जब तक वो 21 की ना हो जाए तब तक वो वहाँ रहे, उसके बाद उसे जो करना हो वो कर सकती है। नंदिता तो यहाँ आना नहीं चाहती थी। शुरू में उसे उन लोगों से कोई मतकाब नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि अब कैसे उसके आउटले भाई बहन को और उसके चाचा चाची के बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो उसे भी थोड़ा प्यार पाने की लालसा हो उठी। वो मुमकिन कोशिश करती जिससे वो अपने परिवार का प्यार पा सके, लेकिन इस चक्कर में वो सबकी नज़रों में बुरी बनती गई। उसकी बहन जो प्योर सोल थी, हमेशा सबका अच्छा सोचती थी, उससे नंदिता को नफरत होने लगी क्योंकि घर में सब उससे प्यार करते थे। नंदिता जब 12 की थी तब से वो यहाँ है और 18 की होते होते वो अड़ियल और बदतमीज हो गई थी। घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था, पर उसे निकाल भी तो नहीं सकते थे। उसकी सौतेली बहन उससे 1 महीना बड़ी थी। उनका कॉलेज का पहला दिन, यहाँ पहले दिन ही नंदिता को एक लड़का पसंद आ जाता है, पर वो लड़के का दिल उसकी सौतेली बहन पर आ गया था, इसलिए उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उसकी सौतेली बहन को ये पता नहीं था, वो तो उससे बात करने की कोशिश करती। घर एक वो और उसकी सौतेली माँ ही थी जो उससे अच्छे से बिहेव करते, पर वो उन दोनों से हमेशा बदतमीजी से बात करती थी। वो उस लड़के को पाने में इतना नीचे गिर गई कि उसकी सौतेली बहन और उस लड़के की शादी वाले दिन उसकी बहन को बेहोश कर खुद बैठ गई थी, लेकिन लड़के को पता चल गया इन टाइम पर और उसने उसकी बहन को ढूंढ शादी कर ली और नंदिता को उसके पापा ने जेल भेज दिया अपनी बहन को किडनैप करने के जुर्म में। इस केस की वजह से उसको 8 साल की सजा हुई। जब वो बाहर आई तो वो नफरत में अंधी होकर अपनी बहन को मारने के लिए उसके घर चोरी छुपे पहुंचती। उसकी बहन के घर पर बहुत सिक्योरिटी थी, पर वो सबको चकमा देकर अंदर घूम जाती है और जब वो अपनी बहन के कमरे में जाती है तो उसकी बहन खून से लाठा था, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसके पेट में खंजर था। नंदिता ने ये कभी नहीं सोचा था। वो जल्दी से उसके पास आके खजार निकालती है और उसे जगती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बहन इस दुनिया को छोड़ जा चुकी थी। अभी वो कुछ करती उससे पहले कमरे में उसकी बहन का पति और उसका परिवार, उसकी बहन के ससुराल वाले आ जाते हैं और नंदिता के हाथ में चाकू देख उन्हें लगता है कि उसने अपनी बहन को मारा है। उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं था। अब वहां उस पर कोई भरोसा नहीं करता था। वो लड़का गुस्से में उसका गला दबाते हुए बोला, तुमने मेरी पत्नी के साथ साथ एक अजन्मे बेबे को भी मार दिया। अरे वो प्रेग्नेंट थी। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि एक बच्चे के बारे में भी नहीं सोच। नंदिता बोलने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। लड़के ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हें मैं अब जेल नहीं भेजूंगा, तुम्हें मैं अपने हाथों से तड़पाऊंगा और मारूंगा। उस दिन के बाद लड़का रोज नंदिता को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता। नंदिता रोज मौत की भीख मांगती उसके पास और ये भी कहती कि उसने ये नहीं किया, पर कोई फायदा नहीं था। इस टॉर्चर का अंत 6 महीने बाद तब हुआ जब लड़के ने नंदिता को एक पहाड़ी से धक्का दे दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। नंदिता पहाड़ी से नीचे गिरते वक्त भगवान से यही कह रही थी कि भगवान अगले जन्म में एक अच्छा परिवार देना जो उससे प्यार करे, ना कि नफरत। और कहानी यही एंड हो गई। रिया ये सब सोच रही थी और वो गुस्से से बोली, आई हेट परिवार। भगवान अगले जन्म में मुझे कोई परिवार रिश्तेदार मत देना, सब मतलबी होते हैं। ये बोल उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। टू बी कंटिन्यू। चेन्नई। अब तक हमने देखा कि अरहान अपने परिवार से इतने साल से दूर था कि अब उनसे मिलने में भी हिचकिचा रहा था। मिहिर जबरदस्ती उसे अंदर लेकर आता है। उसकी माँ उसे देख रोने लगती है तो अरहान भी रोने लगाता है। वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। अब इंट्रो पर आते हैं। ओबरॉय परिवार।
घर के मुखिया और दादाजी परमजीत ओबरॉय और कृष्णाकांत रायजादा दोस्त है और इनका घर पफोस में ही बाजू बाजू में है। अब आते दादी जी प्रीत ओबरॉय, ये थोड़ी सख्त है और थोड़ी भोली भी, हमेशा दादाजी के जाल में फंस जाती है। अब आते हैं घर के बड़े बेटे राम ओबरॉय, सख्त पर्सनैलिटी के मालिक, इन्हें नहीं पसंद कोई इनके खिलाफ जाए। इनकी पत्नी जानकी ओबरॉय, ये शांत और सुलझी हुई है। अब आते इनके बड़े बेटे अरहान ओबरॉय, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। इनकी और इनके पिता की कभी एक बात पर सहमति नहीं होती और इसी की वजह से वो घर छोड़ गए थे। अब आते हैं इनके दूसरे बेटे आर्यन ओबरॉय, इनसे भी आप मिल चुके हैं। गुस्सेल अपनी बात मनवाने वाल राधिका से बहुत प्यार करता है। अब आते हैं इनकी सबसे छोटी बहन लावण्या ओबरॉय, ये चुलबुली है और खुशमिजाज भी है। ये 17 की है और अभी 12वीं में है। इन्हें राधिका बहुत पसंद है और बाकी रायाजादा परिवार के बच्चों के साथ ही होते हैं ये। पर ये अनाया से नफरत नहीं करती, बस इनकी पत्ती नहीं है कुछ खास। अब आते हैं छोटे बेटे और आर्यन के छोटे पापा अरिताज ओबरॉय, ये हंसमुख और मजाकिया किस्म के हैं, बिल्कुल केशव जी तरह। बाकी ये बेस्ट फ्रेंड है विक्रम जी यानी अनाया के पापा के। इनकी पत्नी सावी ओबरॉय, ये सीधी है बिल्कुल अपनी भाभी की तरह। इनके भी 3 बच्चे हैं। मिहिर और माहिर जुड़ावा है, इनसे भी आप मिल चुके हैं। अब आते हैं इस घर के छोटे नवाब यानी छोटे पोते रुद्र ओबरॉय, मजाकिया भी गुस्सैल भी, अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ओबरॉय परिवार हो या रायजादा परिवार, सबके फेवरेट है। ये 19 के हैं अभी, लेकिन होना खुद का बिजनेस है। ये छोटे नवाब अभी तक अनाया से नहीं मिले, क्योंकि जब 2 महीने पहले अनाया यहाँ आई थी तब से वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर है। वाइस ये डुएट पर्सनैलिटी लेके घूमते जो रुद्र घर वालों के समाने मासूम, क्यूट, बड़बोला और मस्तीखोर है, वही रुद्र बाहर वालों के लिए उतना ही गुस्सैल, खौफनाक और कुरल है। ये पर्सनैलिटी उसके भाई और रायजादा ब्रदर के अलावा किसी को नहीं पता है कि उनका हंसता खेलता मासूम रुद्र बाहर कैसा है। ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचि को भी नहीं पता है। हाँ, वही रुचि राधिका की बहन। वैसे बिजनेसमैन तो आर्यन भी है। अब कहानी की ओर चलते हैं। अरहान अभी भी जानकी जी के गले लगा हुआ था। वो रो रहा था। उन्हें देखकर बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ गए। तभी रागिनी जी भी, भाभी बच्चे इतने वक्त बात आई, क्या ऐसे ही खड़े रखेगी आप? उनकी बात सुन जानकी जी ने अपने आंसू पे अरहान का भी मुंह अपने पल्लू से साफ कर कहा, मैं तो भूल ही गई, आ इधर आ, कितने साल बाद आया, कहा था क्या अपनी माँ की याद नहीं आई क्या? सोफे और बैठते हुए अरहान फिर से अपनी माँ से लिपट कर बोला, सॉरी माँ। जानकी जी ने उसके सर पर हल्के हल्के हाथ से थपकी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरहान ने कुछ सोच कहा, कहीं नहीं जा रहा, बस इतना सुनना था कि तभी सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिहिर और माहिरा भी अपनी मोम से लिपट गए। तभी लावण्या आई और बोली, सिर्फ मोम से मिलो आप, मुझे तो भूल ही जाओ। अरहान ने अपनी मोम को छोड़ा और उसकी ओर देखा तो लावण्या नाराजगी में गाल फुलाए उसकी ओर देख रही थी। मिहिर ने उसके गाल खींच कहा, अरे मेरी गोलू मोलू, तुझे भला कोई भूल सकता है? ये बोल उसने उसे गले लगा लिया। माहिरा ने तो उसके गाल पर किस ही कर डाला और बोली, ओह मेरी क्यूटी पाई, कितनी क्यूट हो गई है तू। लावण्या चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यूट नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो खूबसूरत हूँ, बस ये गाल फूले हुए रह गए, पर कोई बात नहीं, इसे भी स्लिम कर दूंगी, बिल्कुल आपकी कमर की तरह। उसकी बात पर माहिरा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। उसके बाद अरहान से जाके लिपट गई लावण्या और वो बोली, आप बहुत बुरे हो, 8 साल से गायब थे, अब आ रहे हो, मुझे तो लगा आपको याद भी नहीं होगी। मैं ऐसे कैसे याद नहीं होगी, मुझे इतनी प्यारी बहन है, उसे भी भला कोई भूल सकता है? अरहान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा तो लावण्या मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। अरहान उसके बाद सबसे मिला। आखिर में वो अपने पापा के पैसा आके रुका। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पापा से नज़ारे मिलाने की। वो कुछ बोलने को होता है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। तभी राम जी ने उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया। अरहान की आंखें एक बार फिर नम हो गई और उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए और अपने पापा को गले लगा लिया। वो धीरे से अपने पापा से बोला, सॉरी पापा। राम जी की भी आंखें नम थी। वो बोले, नहीं मेरी गलती थी, मुझे सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहिए था। राम जी की बात सुन अरहान उनसे अलग होकर बोला, नहीं पापा, मुझे एक बार आपकी बात सुननी चाहिए थी, आप पर भरोसा करना चाहिए था, सॉरी पापा। उसकी बात सुनकर राम जी उससे फिर से गले लगाते हुए बोले, कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत, अब उस बारे बात नहीं करते। ये बोलते वक्त उन्होंने अपने आंसू और अरहान के दोनों के पोंछ दिए। तभी अरहान आर्यन के पास गया और बोला, अब माफ नहीं करेगा क्या? उसका इतना सुनना था कि आर्यन उसके गले लग गया। मिहिर, माहिरा और लावण्या भी उनसे लिपट गए। सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रायजादा सिबलिंग्स भी ओबरॉय सिबलिंग्स को देख एक दूसरे से लिपट गए। पर ये सिबलिंग्स अधूरे थे दोनों, क्योंकि रायजादा में अनाया नहीं थी और ओबरॉय में रुद्र।
अरहान ने नोटिस किया कि जब से वो आया है रुद्र नहीं दिख रहा, तो वो अलग होकर बोला, अच्छा ये रुद्र कहाँ है, जब से मैं आया हूं तब से दिखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर लावण्या मुंह बनाकर बोली, आप किसके बारे बात कर रहे हो भाई, उनके पैर कभी घर में टिके हैं क्या, जैसे ही एग्जाम खत्म हुए वो फुर हो गए सोलो ट्रिप पर, पिछले 2 महीने से गायब है और किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। आर्यन बोला, उसे मैंने कहा था कि हर रोज मुझे फोन करे, पर मजाल है ये लड़का कभी मेरी सुन ले, बस अपनी मस्ती में गुम रहता है, पता नहीं कहाँ है। तभी प्रीत दादी बोली, उसका फोन आया था आज, अभी थोड़ी देर पहले, वो आ रहा है अगले हफ्ते। दादी की बात सुन आर्यन बोला, वो मुझे भी तो फोन कर सकता था ना। उसकी बात पर अरिताज जी बोले, क्योंकि उसे पता है कि तू डांटेगा उसे, उसने तुझे 3 दिन से फोन नहीं किया, उसने कहा है अब वो आके ही सबसे बात करेगा। सावी जी आर्यन से कहती है, वो आए ना तो अच्छे से खबर लेना, तू बहुत ज्यादा ही लापरवाह हो गया है ये लड़का। उनकी बात सुन मिहिर बोला, क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया उसने। अरहान बोला, हाँ और 2 महीने से गायब है, पर वो तो मुझसे मिलने दिल्ली आया था अभी। उसकी बात पर परम दादाजी बोले, मतलब वो गधा तेरे कांटेक्ट में था अब तक। अरहान ने हाँ में सिर हिलाया तो राम जी बोले, आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। तभी प्रीत दादी बोली, खबरदार अगर मेरे पोते को कुछ कहा तो। उनकी बात पर अब सब चुप हो गए। पर रुचि बोली, पर दादी मैं तो उसे बहुत मरूंगी, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बताकर ही नहीं गया वो, और ना मुझे लेकर गया, आने उसे अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। उसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। कृष्णकांत दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, अब सब अनाया की आने की तैयारी करो, वो शाम को आ रहा है। उनकी बात ऑन सब शांत पड़ गए, सब एक दूसरे को देखने लगे। अरहान, मिहिर और माहिरा सबका रिएक्शन चुपचाप देख रहे थे। रोहन, राहुल, रेहा, रेयांश और रुचि ने फ्रेश होने का बहाना मार ऊपर की ओर चले गए। राधिका ने उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर जब बात अनाया की आती है तब ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अरहान ये सब देख रहा था, उसको बुरा लग रहा था अपनी बहन अनु के लिए, जिसने उसे अब तक उठने न जोए रखा। यहाँ आके वो अब की नफरत का सामना कर रही है। उसने मन ही मन कुछ तय किया। तभी लावण्या, आर्यन भी रायजादा सिबलिंग्स के पीछे निकल गए। आर्यन अपने साथ राधिका को भी लेता गया, क्योंकि वो नहीं चाहा था कि अब राधिका अनाया के पास जाए। ये अब देखकर कृष्ण का दादाजी को बहुत बुरा लगता है। विक्रम जी भी रागिनी जी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी भी अपनी बड़ी बहू को लेती गई, किसी को फर्क नहीं पड़ता था शायद अनाया के घर आने पर। उन्होंने ओबरॉय परिवार की तरफ देखा तो जानकी जी बोली, हम तैयारियां करते हैं ना अनु बेटा के आने की। उनकी बात सुन कृष्णकांत दाद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर वो फीकी थी क्योंकि वो उदास थे। परम दादाजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक होगा, देख अरहान, मिहिर, माहिरा भी आ गए अब। उनकी बात पर दादाजी सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 10। अब तक हमने देखा कि ओबरॉय परिवार को जो अरहान का परिवार था, अरहान अपने भाई बहन के साथ अपने परिवार में वापस आ गया था। उसको सबने माफ कर दिया था, उसे अपनी गलती का एहसास था। मिहिर और माहिरा भी सबसे मिलते हैं। अरहान अपने छोटे भाई रुद्र के बारे में पूछता है तो सब करते हैं कि वो तो सोलो ट्रिप पर चला गया, 2 महीने गायब है। अरहान उन्हें बताता है कि अब तक वो उसके कांटेक्ट में था और 2 महीने पहले वो उससे मिलने भी आया था। इन सब बातों के बाद कृष्ण दादू सबको ये याद दिलाते हैं कि अनाया शाम को आ रही है, तो सब उसके वेलकम की तैयारी करे, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, खासकर रायजादा परिवार। इस बात से दादू उदास हो जाते हैं तो जानकी जी कहती है कि वो लोग तैयारी करते हैं। परम दादू उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं कि जैसे उनका पोता घर लौट आया है वैसे ही सब अनाया को भी अपना लेंगे। उनकी बात पर दादू सिर्फ हाँ में सिर हिला देते हैं। अब आगे वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनाया ने डॉक्टर को बुलवाया। फिर से डॉक्टर डरते डरते अंदर आए। अनाया ने उन्हें एक कोल्ड टोन में कहा, अब जो भी मैं कहूँ उसे शांति से सुनना और उसका सच सच जवाब देना। डॉक्टर ने उसके दोस्तों की तरफ दुख तो मयंक बोला, देखिए डॉक्टर, हमें बस अनु की हेल्थ के बारे में जानना है, आपको डर की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात आउन डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया तो अनाया बोली, आपने कहा था कि उस हादसे से मैं डर गई थी, इसलिए मैं अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गई जो भी मैंने एक्सीडेंट से पहले किया था। उसकी बात ऑन डॉक्टर बोले, देखिए ऐसा होता कभी कभी कुछ हादसों में। दरअसल हुआ ये होगा कि आपके दिमाग में उस वक्त वही चीज चल रही होगी जो आप अभी भूल गई है, और वो जब आप सोच रही होगी तब आप परेशान होगी या डरी हुई और अचानक आपके सामने ट्रक आ गया, इसलिए आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और उस वक्त आप जो सोच रही थी वो आप भूल गई। अनाया ने उनकी बात ऑन कहा, तो क्या वो पार्ट मुझे कभी याद नहीं आएगा? डॉक्टर ने फिर से वाई शांति से समझाते हुए कहा, नहीं, कभी कभी 1 सीन या 100 सीन में वो सब याद आ जाता है, पर कभी कभी ये लंबा खींच जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है।
अनाया ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर को थैंक्स भी कहा और सॉरी भी, क्योंकि सुबह उसकी गलती थी। अनाया ऐसी लड़की नहीं थी कि वो अपनी गलती ना माने। डॉक्टर उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये बोल डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आरुषि बोली, अब क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा अब सब कुछ। अनाया सोचते हुए बोली, अभी इस बारे में जाने देते हैं, बाकी कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ऋषित बोला, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा जा रहा है और हमारी आइडेंटिटी भी बाहर नहीं आई। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। सभी सिया बोली, अनु मैं एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी ना। अनाया उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों कब से मुझसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई पूछना। उसकी बात सुन सिया बोली, अनु तेरा परिवार तुझे पसंद नहीं करता तो फिर भी तू वहां क्यों रह रही है। सिया की बात सुन अनाया मुस्कुरा उठती है, मुझे पता है ना, अकेले रहकर मैं अपने परिवार को कितना मिस करती थी, और किसने कहा वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, देखा नहीं सुबह मेरे एक्सीडेंट की बात सुन कैसे दौड़े चले आए थे सब, अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मेरी बदतमीजियों की वजह से थोड़ा दूर हो गए हैं। सिया बोली, अनु अगर तुझे लगे कि तू एडजस्ट नहीं हो पाएगी उन लोगों के साथ तो हम सब है, ठीक है। अनाया ने सब की ओर देख अपनी बाहें फैला दी तो सब उससे आके लिपट गए। ऐसे ही शम हो गई। अनाया का पैर ठीक था, बस मुड़ा था इसलिए सूज गया था। डॉक्टर ने कहा था कि कल तक वो पूरी तरीके से चलने फिरने लगेगी। केशव जी उन्हें लेने आ गए थे। अनाया के दोस्तों के घर से फिर आए थे, इसलिए वो लोग कल आने का बोल चले गए। अनाया ने भी उन्हें कल आने को बोला था। वो केशव जी के साथ गाड़ी में बैठ गई। केशव जी बोले, तुम अपने दोस्तों के बहुत करीब हो ना। उनकी बात सुनकर अनाया बोली, हाँ मेरी फैमिली है, जब आप लोग नहीं थे तो उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरहान भाई, मेहर भाई और मेहरा दी तो मुझे कुछ हो जाने पर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। केशव जी उसकी बात सुनकर उदास हो गए, क्योंकि उन्हें लगता यहाँ कि उस वक्त अगर उन्होंने अपने छोटे भाई को रोक दिया होता तो अनाया उनके साथ अच्छी होती। अनाया ने ये नोटिस किया तो वो बोली, बड़ी आप उदास है क्या। केशव जी एक मुस्कुराहट के साथ बोले, नहीं और होगे भी नहीं, अब तुम शैतान आ गई हो। उनकी बात पर अनाया मुंह बनाकर बोली, अच्छा जी मैं शैतान। केशव जी भी उसी अंदाज में बोले, हाँ जी। उसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। केशव जी बोले, अब तुम आ गई हो ना तो बचपन की तरह बहुत शरारत करेंगे। अनाया उनकी बात पर बोली, ठीक है, और सबको परेशान करेंगे। केशव जी हाँ में सिर हिला देते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो लोग रायजादा मैंशन पहुंच जाते हैं। केशव जी अनाया को धीरे से नीचे उतरते हैं। अभी अनाया व्हील चेयर पर थी, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर ने उसको पैर पर कोई भी वजन डालने से मना किया था। केशव जी उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए अंदर ले गए। अंदर चारों ओर अंधेरा था। ये देख अनाया उदास हो जाती है। उसे लगा कि कोई नीचे उसके आने से खुश नहीं है, इसलिए कोई उससे नीचे मिलने नहीं आया। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसकी नम आंखें देखकर केशव जी बोले, अरे क्या हुआ मेरे शैतान बच्चे को। अनाया अपनी नम आंखें छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं बड़ी, मुझे थकान हो रही है, क्या मुझे मेरे कमरे में छोड़ देंगे। केशव जी बोले, हाँ पर बाकी सबसे तो मिल लो तुम। अनाया चारों ओर देखकर कहा, कोई है तो नहीं यहाँ, किससे मिलूं, शायद कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये बोल वो उदास हो जाती है। वही केशव जी ने उसे देख चारों ओर देखा। वो मन में बोले, अरे कहाँ चले गए सब, अब तक तो प्लेन के अकॉर्डिंग उन लोगों को आ जाना चाहिए था। टू बी कंटिन्यू। च 11। अब तक हमने देखा कि अनाया ने डॉक्टर को एक बार फिर अपने वार्ड में बुलवाया। डॉक्टर वार्ड में डरते हुए अनाया को देखता है, उसके और फिर उसके दोस्तों को। उन्हें डरता देखकर मयंक उनसे कहता है कि उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो बस इतना पूछना चाहते हैं कि अनाया जो भूल चुकी है वो कब तक याद आएगा और वो भूल कैसे गई। डॉक्टर उनकी बात सुन खुद को शांत करते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि कैसे वो भूल गई। उसके बाद वो बताते हैं कि याद आना ना आना इस बात डिपेंड करता है आपके आसपास माहौल कैसा है। ऐसे केस में पेशेंट को 1 दिन 2 दिन या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है याद आने में। ऐसे ही शाम हो जाती है। केशव जी अनाया को लेने के लिए आ गए थे। अनाया के दोस्त उसे कल आने का बोल वहां से चले जाते हैं। केशव जी अनाया को घर के लिए लेकर निकल जाते हैं। अनाया को आज के दिन पैर पर ज्यादा वजन देने से मना कर दिया। कल से वो थोड़ा थोड़ा चल फिर सकती है, क्योंकि पैर सिर्फ थोड़ा सा ही सुजा था, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। केशव जी और अनाया बातें करते हुए रायजादा मैंशन पहुंच जाते हैं। अनाया जैसे ही घर में आती है वहां किसी को ना देख उदास हो जाती है। उसे लगता है कि सब उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि कोई उससे मिलने नहीं आया। उसे उदास देख केशव जी मन में कहते हैं, ये लोग कहाँ रह गए, अभी तक तो प्लेन के अकॉर्डिंग सबको आ जाना चाहिए था। अनाया उन्हें अपने कमरे में छोड़ने का बोलती है तो केशव जी उसे कहते हैं कि सबसे मिलके तो जाओ। उस बात पर अनाया फिर उदास हो जाती है। अब आगे
अनाया का मुंह लटका हुआ था, वो अपने बड़े पापा की ओर देख रही थी। तभी एकदम से उजाला हुआ और सब एक साथ बोले, वेलकम होम। अनाया ने आवाज की ओर देखा जहां पर अब खड़े थे सब, मतलब सब पूरा रायजादा परिवार, साथ में पूरा ओबरॉय परिवार भी था। अनाया की आंखें में जो अभी तक उदासी थी उसमें अब लाखों सितारों की चमक आ गई थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने अपने बड़े पापा की ओर देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेर कहा, कैसा लगा मेरी पार्टनर को सरप्राइज। अनाया खुशी से चहकते हुए बोली, बहुत अच्छा बड़ी, यू आर टू गुड, ओसम। उसकी बात सुन केशव जी उसको गले लगा लेते हैं। तभी कृष्ण दादू बोले, ये क्या बात हुई जिद्दी बच्चे, ये आइडिया हमारा था, आप थैंक यू इस नालायक को कह रही है जिसने एक सामान भी यहाँ से वहां नहीं हिलाया। दाद जी की शिकायत सुन केशव जी का मुंह बन जाता है। वही अनाया खिलखिलाकर हंसने लगती है। सब उसकी खिलखिलाहट सुन उसकी ओर देखते हैं। रायजादा परिवार ने तो पहली बार अनाया को बिना किसी की फिक्र किए ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। अनाया ऐसे हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे और नीली आंखों में हल्का पानी चमक रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें साफ पानी की बूंद की तरह सूरज की किरण से चमक रही है और उस पानी की बूंद के बीच एक नीले रंग का क्रिस्टल रखा हो। ऐसे नहीं उसकी खूबसूरती के दीवाने थे सब, बस सबको उसका रूड बिहेवियर पसंद नहीं आता था। आज पहली बार विक्रम जी ये नोटिस किया कि अनाया की आंखें उन पर गई है। खूबसूरत जो आंखों से ही सबको अपनी बात समझा देते, जब गुस्से में हो तब उनकी आंखें देखकर ही सब उनसे डर जाते और जब वो किसी को एकटक देखते तो उनकी आंखों की तपिश कोई सह नहीं पाता। विक्रम जी भी एकटक अपनी बेटी को देख रहे थे। अनाया ने ये महसूस हुआ और उसने उनकी ओर देखा। सिर्फ 2 पल के लिए उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और इस 2 पल में विक्रम जी ने अपनी बेटी की आंखों में दर्द की छोटी सी लहर देख ली थी। वही अनाया ने भी उनकी आंखों में एक तड़प देख ली थी। पर इन दोनों का ईगो कौन समझाए, अपने ईगो में ये दोनों कुछ समझना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने मन के ख्यालों को उन्होंने झटक दिया और इन 2 पालों के आई कांटेक्ट को किसी ने भी नोटिस नहीं किया सिवाय रागिनी जी नव जो अपने पति को देख रही थी। उनकी हिम्मत नहीं थी अनाया की आंखों में झांकने की। इधर अनाया ने उनकी ओर से नजरें घुमा ली और बाकी सब से मिलने लगी। वही विक्रम जी की नजरें अपनी बेटी पर ही थी जो अभी अरहान की तरफ जा रही थी। अनाया अपनी व्हील चेयर को धकेलते हुए अरहान की ओर जाने लगी। तभी अरहान जल्दी से उसकी ओर आके उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही है, एक जगह रुक नहीं सकती क्या। अनाया ने उसे झुकने का इशारा किया। अरहान भी उसका इशारा समझकर झुकता है तो अनाया उसके गले लग बोली, भाइयों ये सब आपने किया ना। अरहान बोला, तुझे कैसे पता। अनाया बोली, ओह भाइयों मैं आपके साथ रह रही थी, अब तक तो इतना तो मैं जान ही गई हूँ आपको जैसे आप मुझे जान गए। अरहान उसके सिर पर हाथ फिरोते हुए बोला, अच्छा मेरा समझदार बहना, पर ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया, बाकी सब ने भी मेरा साथ दिया है। अनाया उसकी ओर कंफ्यूजन से देखने लगी तो अरहान ने बाकी घर वालों की तरफ इशारा किया। अनाया ने उनकी ओर देखा, फिर उसने सबको इग्नोर कर जानकी जी की ओर इशारा कर कहा, आपकी मम्मा। अरहान ने भी उस ओर देख एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया और अनाया को जानकी जी के पास ले गया। अनाया ने जैसे ही उनके पास आती है वो बैठे बैठे ही उनके पैर छूकर बोली, नमस्ते आंटी, मैं अनाया, अरहान भैयू की बहन। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर जानकी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अनाया के गालों को प्यार से छूते हुए बोली, अच्छा तो आप हैं हमारे अरहान की बहन जिसकी इतनी तारीफ कर रहे थे ये तीनों। अनाया ने अपने बाल झटक कर कहा, ऐसा है, आखिर मैं हुए तारीफ के लायक। उसकी बात पर जानकी जी हंसने लगती है और प्यार से अनाया का माथा चूम लेती है। उनका एहसास पाके अनाया की आंखें बंद हो जाती है और चेहरे पर एक लंबी और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 12। अब तक हमने देखा कि अनाया को केशव जी घर ले आते हैं। अनाया घर में किसी को ना पाकर उदास हो जाती है और तभी सब वेलकम होम कहते हुए चिल्लाते हैं और अनाया उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। केशव जी उसकी इस खुशी को देख बहुत खुश होते हैं। अनाया ने देखा वहां हर कोई है, ओबरॉय परिवार भी और रायजादा परिवार पूरा था। इस बात की उम्मीद अनाया ने नहीं की थी, इसलिए वो सरप्राइज थी। वो अरहान को देख उसकी ओर बढ़ने लगती है। अरहान उसे अपनी ओर आता देख खुद वो की ओर बढ़ते हुए डांटते हुए कहती है कि अभी अभी वो हॉस्पिटल से आई है तो ज्यादा उछल कूद ना करे। अनाया उसके गले लग उसे थैंक यू कहती है। अरहान मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है। वही विक्रम जी आज पहली बार शायद इतनी गौर से देख रहे थे। उनकी बेटी की आंखें बिल्कुल उनकी तरह थी। ये बात महसूस कर उन्हें पता नहीं क्या होता है, वो अपनी मुस्कुराती बेटी पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वही रागिनी जी ये देख रही थी। इधर अरहान अनाया को अपनी मां यानी जानकी जी के पास लेकर आता है। अनाया उसकी ओर देख कहती है, आपकी मम्मा। अरहान ने हाँ में सिर हिलाया तो अनाया ने बैठे बैठे ही उनके पांव छू लिए। अब आगे जानकी जी ने जैसे ही अनाया के माथे को चूमती है,
उनका एहसास पाके अनाया की आंखें बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान आती है। जानकी जी ने उसके चेहरे पर हाथ फिरोकर कहा, बहुत ही प्यारी है। अनाया बोली, हाँ वो तो है, मैं प्यारी और क्यूट तो हूँ। उसकी बात पर सब हंसने लगती है। वही मिहिर हंसते हुए बोला, इसे बस अपनी तारीफ करनी होती है बड़ी मम्मा, इसलिए आप ना ज्यादा तारीफ ना करो, इसकी बिल्कुल सेल्फ ऑपोजिट है वो। उसकी बात सुन अनाया मुंह बनाकर बोली, आपसे तो कम ही हूँ मिहिर भाई, जितना आप खुद की तारीफ करते हैं ना उतना तो कोई लड़की भी नहीं करती होगी। मिहिर बोला, हाँ तो हूँ मैं हैंडसम, तो तारीफ तो बनती है ना, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा तो इस प्यारे चेहरे का क्या फायदा। उसकी बात सुन सब अफसोस से सिर हिला देते हैं, मनो कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी सावी जी उसके पास आके उसका कान खींचते हुए बोली, बहुत बोलने नहीं लगा तू। मिहिर चिल्लाते हुए बोला, आह मम्मा, लग रही है बहुत दुख रहा है, छोड़ो मम्मा। सावी जी ने उसका कान छोड़ते हुए कहा, तो दर्द वो इसलिए ही खिंचा है। मिहिर ने मासूम सा मुंह बनाकर अपने पापा को देख कहा, देखो पापा, आपकी पत्नी मुझ बेचारे पर कितना जुल्म कर रही है। अरिताज जी उसके कड़े को सहलाते हुए बोले, बेटा इस मार से तो मैं भी पीड़ित हूँ, अब बोलो क्या करें हम। अरिताज जी की बात सुन सावी जी उनके कंधे पर एक चमात लगाते हुए बोली, देखो माँ ये लोग। प्रीत जी अरिताज जी को डांटते हुए बोली, अरे बस मेरी बहू को परेशान ना करो तुम बाप बेटे मिलकर। ये सुन उन दोनों का ऐसा था मनो कह रहे हो, हम नहीं आपकी बहू हमें परेशान कर रही है। उनके चेहरे देख सबको हंसी आ जाती है। अरिताज जी मुंह बनाकर विक्रम जी के पास बैठ जाते हैं और उनके कंधे पर सिर रख बोले, सारे के सारे मिले हुई है, एक मेरा दोस्त है मुझे समझता है। विक्रम जी बोला, ओ कोस खबरदार किसी ने अरी को परेशान किया तो। उनकी बात पर सब बोले, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं कर रहा आपके दोस्त को परेशान। ये बोल सब हंसने लगे, अनाया भी हंसने लगी। उसके बाद अरिताज जी अनाया के पास आके बोले, हेलो बेटा, मैं अरिताज ओबरॉय तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड। अनाया बोली, ओह तो आप अरिताज ओबरॉय हो। उसके बोलने का अंदाज देख अरिताज जी बोले, हाँ मैं ही हूं, पर क्या हुआ अपा ऐसे क्यों बोली। उनकी बात पर अनाया एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, ये मिहिर भाई ना मुझसे कह रहे थे, आप बहुत ही जिद्दी, अकड़ू और गुस्सैल है। ये सुनकर मिहिर हड़बड़ा जाता है। वो अपने पापा की ओर देख बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा पापा, ये झूठ बोल रही है। अनाया अपने मुंह पर हाथ रख बोली, हो झूठे कहीं के। अरिताज जी उसका रिएक्शन देख बोले, मिहिर तू आ इधर, मैं बताता हूँ तुझे। मिहिर दूसरी तरफ भाग अपने बड़े पापा के पीछे छिप बोला, अरे पापा मैंने आपके लिए नहीं बोला था, मैंने तो बड़े पापा के लिए बोला था। राम जी अपने पीछे छुपे मिहिर को आंखें दिखाने लगे तो मिहिर पीछे हटते हुए बोला, क्या देख रहे, मैं सच कह रहा हूँ, देखो मुझ जैसे मासूम बच्चे को डरा रहे हैं आप। राम जी अपने दांत पिसते हुए बोले, रुक तू। ये बोल वो मिहिर की तरफ लपके पर मिहिर दूसरी तरफ भाग गया। वो बोला, देखा मैंने कहा था ना, ये गुस्सैल है और आपकी तरह ही आर्यन है। आपने आपको बिच में आता देख। आर्यन बोला, अब इसमें मैं कहाँ बिच में आ गया। अरहान भी अब बिच में कुछ बोला, हाँ तू बिल्कुल पापा की तरह है, हमेशा नाक पर गुस्सा होता है, देख अभी भी है गुस्सा। आर्यन मुंह फुलाकर बोला, मैं गुस्सा नहीं करता। अनाया बोली, झूठ मत बोलो आरू भाई, आप बहुत गुस्सा करते हो, पता नहीं हमारी शांत सी रारधू कैसे झेलेगी आपको। अनाया ने मस्ती मस्ती में राधिका को रारधू बुलाया, पर इसका एहसास उसे नहीं था, पर बाकी सबा तो सुन रहे थे। वो सब बहुत खुश हुए कि अनाया अब धीरे धीरे ही सही सबको अपना रही है। वही आर्यन बोला, झेलेगी से क्या मतलब है तुम्हारा, वो प्यार करती है मुझसे, ऐसे ही थोड़ी ना उसे मुझसे प्यार हुआ है। अनाया अपनी थोड़ी पर हाथ रख बोली, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या सोचकर प्यार हुआ रारधू को। अभी आर्यन कुछ बोलता उससे पहले केशव जी की पत्नी रश्मिका जी बोली, बस अब झगड़ा नहीं, चलो अब खाने, अनाया को भी भूख लगी होगी कब से, यही है सब। उनकी बात सुन अनाया अपने पेट पर हाथ फेरो बोली, हाँ बहुत भूख लगी है, चलो बड़ी मम्मा मुझे लेके चलो, बहुत भूख लगी है, और ये खुशबू सुनकर तो मेरी भूख और बढ़ गई। आहा क्या खुशबू है। उसकी बात सुन रश्मिका जी उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए डाइनिंग टेबल पर ले गई और रागिनी जी, जानकी जी और सावी जी ने खाना लाके सबको परोसा, सब खाने लगे। वही अनाया खाते खाते मिहिर और माहिरा के साथ मस्ती कर रही थी। तभी आर्यन का फोन बजा, सबने उस ओर देखा तो आर्यन फोन देख बोला, रुद्र का फोन है। उसकी बात सुन सब हमें सिर हिलाते हैं। वही आर्यन रुद्र से बात करने लगता है और बाकी सबसे भी करवाता है। अनाया देखती है रुद्र से बात करते वक्त सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। बात चाहे ओबरॉय परिवार की हो या रायजादा, सबका चाहता था रुद्र। थोड़ी देर बात करने के बाद रुद्र फोन रख देता है। अनाया कहती है, ये रुद्र कौन है। उसका सवाल सुन सावी जी बोली, मेरा छोटा बेट है रुद्र ओबरॉय।
अनाया बोली, अच्छा पर अभी कहाँ है, मतलब पिछले 2 महीने से मैं यहाँ हूँ, वो मिला नहीं। उसकी बात सुन रुचि बोली, तुम्हें क्या करना है मिलकर, और क्या करोगी ये जानकर, कहाँ है वो। उसकी बात सुन राधिका उसके हाथ पर मरते हुए बोली, ये क्या तरीका है रुचि, वो बस पूछ रही है। रुचि ने कहा, वॉट, मैंने क्या किया। इस बार अनाया बोली, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है उसके बारे में पूछने पर। रुचि बोली, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए। अनाया बोली, ओह तो मुझे अब उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुचि बोली, तुम्हारा मतलब क्या है। अनाया ने उसके सवाल पर कहा, यही कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड्स है इसलिए मुझसे दूर रहे, यही बेहतर है। वो की बात अभी रुचि कुछ बोलती उससे पहले रश्मिका जी बोली, अब शांति से खाना खाओ, कोई कुछ बोला ना तो देख लेना। उनकी बात सुन सब शांति से खाना खाने लगे। वही अनाया अपने मन में सोचने लगी, रुद्र ओबरॉय तुम जितना मुझसे दूर रहो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से रुचि मेरे साथ झगड़ रही है, मेरी बहन होकर वो तुम्हारी साइड ले रही है। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.